यहाँ पे हम चारों पैरामीटर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आइल्स आपको जज करता है: लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामर, टास्क अचीवमेंट और कोहेरेंस एंड कोहेजन। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है वोकैबुलरी। देखिए, आइल्स एक्सपेक्ट करता है कि आपकी वोकैबुलरी एक्यूरेट हो, कॉन्टेक्स्ट में फिट होती हो। मैंने कई बार देखा है कि अगर हमें कोई अच्छा वर्ड आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कहीं ना कहीं घुसा दें। वो गलत तरीका है। अगर आपको कोई बहुत नया सा अनकॉमन सा वर्ड नहीं आता तो आप उसे मत लिखिए, आप सिंपल वर्ड लिखिए, बट फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कुछ अनकॉमन वर्ड्स लिखें। वोकैबुलरी की एक रेंज चाहिए, मतलब वर्ड्स को रिपीट ना करते रहें। मैंने कुछ दिन पहले 2 वीडियोस बनाए थे, मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे देती हूँ, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर आइल्स राइटिंग एंड देयर सिनोनिम्स दिए थे। इसके मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो आप उनको देख सकते हैं। तो लेक्सिकल रिसोर्स का बेसिकली मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए और उसकी एक अच्छी खासी रेंज होनी चाहिए। कुछ अनकॉमन वर्ड्स का यूज करके आप अपने बैंड को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रामर। पहली बात, ग्रामर एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके पंक्चुएशन एटसेट्रा सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद आपके ग्रामर में भी एक रेंज होनी चाहिए, राइट। मैं आपको बहुत सिंपल सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज प्रेफर्ड नहीं है। मेरी स्क्रीन पे आप कुछ सिंपल सेंटेंसेस देख सकते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देख सकते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करना होगा टू अचीव गुड बैंड। आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। ये सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और मैंने वो वर्ड्स मार्क किए हैं जिनका यूज करके आप 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, इन्हें कंजंक्शंस कहा जाता है। आई थिंक इतनों की नॉलेज होने से भी आपको बहुत हेल्प होगी। आगे देखते हैं टास्क अचीवमेंट। देखिए, टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि आपसे जो कहा गया है आपने उसे क्लियरली किया है या नहीं। तो पहली बात, आपको हर पार्ट ऑफ द टास्क कवर करना है। दूसरा, आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए या आपकी राइटिंग वेग नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ है, आपसे अगर एग्जाम्पल्स लिखने को कहा जाता है तो आप एग्जाम्पल दीजिए, और एग्जाम्पल आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं। एक मिथ है कि आपने अक्सर ये पढ़ा होगा कि आप आई का यूज नहीं कर सकते एसेज में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने घर से, अपने देश से, अपनी कम्युनिटी से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने एसे में। उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया है कोहेरेंस एंड कोहेजन। इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। लॉजिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लॉजिकल और एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। आपको अपनी राइटिंग को लॉजिकली डिवाइडेड पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। अगेन मैं कहूँगी कि आप हमारे सैम्पल एसेज को देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हम लॉजिकली अपनी राइटिंग को पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। कोहेजन का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में जुड़ा होना, राइट। यहाँ आप लिंकिंग एंड कनेक्टिव डिवाइसेस से इसे अचीव कर सकते हैं। मैं कुछ लिंकिंग और कनेक्टिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स अपनी स्क्रीन पे दे रही हूँ। बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। टाइम टू टाइम हम अपने एसेज में ये डिस्कस करते रहते हैं, कुछ बहुत कॉमन है, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे जाकर मैं एक वीडियो भी इस पे बनाऊं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आइल्स कुछ सेट पैरामीटर्स को फॉलो करता है, इसीलिए आपको उन सेट पैरामीटर्स की एक हाई लेवल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन क्राइटेरिया को फुलफिल अगर आप करते हैं तो आप क्या बैंड अचीव कर सकते हैं। टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी अभी हमने बात की। हर एक बैंड के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई इशू है आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बट मोटी मोटी बात देखिए यहाँ ये है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, यहाँ उन्हीं के बेसिस पे आपको बैंड्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंड नंबर 5 पे देखें तो आप देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ ग्रामर की बात करूं तो इन्होंने लिखा है कि रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स इज लिमिटेड। जो मैंने अभी कहा, आपकी ग्रामर में, आपकी राइटिंग में एक वेराइटी ऑफ रेंज, एक रेंज होनी चाहिए ग्रामर की। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आर अटेम्प्टेड, दे टेंड टू बी फॉल्टी एंड द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी इज अचीव्ड ऑन सिंपल सेंटेंसेज। कहने का मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी जो है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अटेम्प्ट तो किए हैं,
लेकिन वो एक्यूरेटली नहीं लिखे हैं, आपके सिंपल सेंटेंसेस एक्यूरेट हैं, दैट मीन्स आपको बैंड 5 मिल सकता है अगर आप सिंपल सेंटेंसेस एक्यूरेट लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ठीक से लिख नहीं पाते। नेक्स्ट एस्पेक्ट है ग्रामेटिकल एरर्स में बी फ्रीक्वेंट एंड कॉज सम डिफिकल्टी फॉर द रीडर। बहुत फ्रीक्वेंट ग्रामेटिकल एरर्स हैं और रीडर को डिफिकल्टी होती है। पंक्चुएशन में भी फॉल्ट, तो यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा कि पंक्चुएशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं एक लेवल तक तो फिर आप 6 पे जाते हैं। सिमिलरली आप नेक्स्ट बैंड को अचीव करते जाते हैं जैसे जैसे आप अपनी राइटिंग को पॉलिश करते जाते हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं। 9th बैंड आपको तब मिलता है जब आपकी राइटिंग काफी सोफिस्टिकेटेड हो, राइट। एक बार हम बैंड 7 के क्राइटेरिया देख लेते हैं, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के। A variety of complex structures is used with some flexibility and accuracy. Complex structures आपने यूज किए हैं और उनमें वैरायटी भी अच्छी खासी है। Grammar and punctuation are generally well controlled and error-free sentences are frequent. A few errors in grammar may persist, but these don't impede communication. That means grammar और punctuation में जो भी आपने लिखा है उसमें well controlled का मतलब है कि कभी कभी हम कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसमें हमारी मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं, पर जिसकी मास्टरी है लिखने में उसकी उतनी मिस्टेक्स नहीं होती, वो एक वैरायटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर दे तब भी। तो यही बात उन्होंने कहा है कि एरर्स हैं लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस एरर फ्री हैं, ठीक है। अ फ्यू एरर्स इन ग्रामर में परसिस्ट, थोड़े से एरर्स हैं लेकिन बात समझ आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट बैंड 8 देखते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स इज फ्लेक्सिबली एंड एक्यूरेटली यूज्ड। काफ़ी तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज़ है। आप हमारी ग्रामर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको ये वैरायटी वहाँ टीच कर सकते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेज आर एरर फ्री एंड पंक्चुएशन इज वेल मैनेज्ड। Occasional non-systematic errors and inappropriacies occur but have minimal impact on communication. Occasional मतलब बहुत कम non-systematic errors हैं। Inappropriacies मतलब कहीं कुछ थोड़ा बहुत गलत हो गया, sequence of words हल्का फुल्का गलत हो गया, बट बात समझ आ रही है, जो कहने वाला बंदा है वो बात अच्छी तरह समझ आ रही है। Majority of sentences are error free का मतलब है कि ज़्यादातर सेंटेंसेज में एरर नहीं है और पंक्चुएशन भी ठीक है। दैट मीन्स आप यहाँ ये भी अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि पंक्चुएशन की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब बैंड 9 को देख लेते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। पंक्चुएशन एंड ग्रामर आर यूज्ड एप्रोप्रिएटली थ्रू आउट। माइनर एरर्स आर एक्सट्रीमली रेयर एंड हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। दैट मीन्स बैंड 9 में कोई इक्की दुक्की मिस्टेक है बस। रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स अच्छा खासा है विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल का मतलब है कि लिखने वाले ने बड़ी एक्सपर्टीज के साथ इसको लिखा है, राइट। वो जब आप एक एक्सपर्ट राइटर होंगे तो पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा, एग्जामिनर को तो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी के क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं और किस बैंड के लिए आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है। बट बेसिक मोटी मोटी बात देखिए यहाँ पर यही है कि आपका अपने ग्रामर पे कमांड होना चाहिए, आपको सही क्या है और गलत का पता होना चाहिए। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप इसे रीड कर लीजिए। यहाँ मैं कोई एक एग्जाम्पल दूंगी जो हमारा एक मिथ बस्टिंग एग्जाम्पल होगा। मैंने अक्सर देखा है कि एक सोच है या कई बार मेंटर्स से भी एक मिसगाइडेंस ही आती है कि आईएलटीएस ऐसे राइटिंग कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। जबकि जब से मैंने आईएलटीएस पढ़ाना शुरू किया है मैंने रियलाइज किया है कि इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। आपको ये 4 एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए और आपको बेसिक्स को ठीक से अवॉइड करना है। मैं एग्जाम्पल देने से पहले यहाँ कुछ जरूरी पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज राइट फुल सेंटेंसेस, राइट। डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस सच एज डोंट, कांट एटसेट्रा। यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मल लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। लैंग्वेज या तो फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है, वोकैबुलरी भी फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकती है। तो उसमें क्या डिफरेंस है हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी इस पे भी एक वीडियो बनाऊं। एंड देन यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। एक्सक्लेमेशन का यूज एकेडमिक राइटिंग में, फॉर्मल राइटिंग में नहीं किया जाता, राइट। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक्सक्लेमेशन इमोशंस शो करता है, राइट। और फॉर्मल राइटिंग में हम इतना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आप क्वेश्चन पेपर पे अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। जो हमने राइटिंग में हमेशा प्लानिंग करने के लिए मैं एनकरेज करती हूँ, वो नोट्स आप क्वेश्चन पेपर पे बना सकते हैं एग्जाम देते हुए। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि टास्क 1 और टास्क 2 दोनों ही 2 एग्जामिनर्स असेस करते हैं, राइट।
एसे राइटिंग में आप बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट लिखना अवॉइड कीजिए। चलिए अब हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसकी मैं शुरू से बात कर रही हूँ। ये सैम्पल मैंने लिया है आइल्स जनरल ट्रेनिंग 14 बुक से, कैम्ब्रिज की बुक है ये। और आप क्वेश्चन को पढ़िए। सम पीपल थिंक इट्स बेटर टू चूज फ्रेंड्स हु ऑलवेज हैव द सेम ओपिनियन एज देम। अदर पीपल बिलीव इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स हु समटाइम्स डिसएग्री विद देम। डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। आप पढ़ लीजिए इसे खुद, मैं इसे नहीं रीड करती। You can pause your screen and read the sample answer. This is an answer written by a candidate who achieved a band 8 score. ठीक है, band 8 score अच्छा स्कोर होता है। हम बस ध्यान देते हैं कि एग्जामिनर के कमेंट क्या हैं। The candidate has discussed both sides of the topic and provided his/her own opinion in the final 2 paragraphs. Ideas for each point of view are developed and supported, but there is room for further extension. इन्होंने क्लियरली बताया है कि इस राइटिंग को 8 बैंड क्यों मिला है। ठीक है, द कैंडिडेट हैज़ डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ द टॉपिक एंड प्रोवाइडेड हिज/हर ओन ओपिनियन इन द फाइनल 2 पैराग्राफ्स। दैट मीन्स टास्क अचीवमेंट तो पूरी की है राइटर ने, राइट। द राइटिंग शोज लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज विद गुड यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। यहाँ कोहेसिव डिवाइसेस हैं। कौन कौन से कोहेसिव डिवाइसेस हैं? द वंस दैट इन दिस केस, ऑन द अदर हैंड, अगेन ऑन द अदर हैंड, this kind of friendship, the same opinion as yours, that means coherence and cohesion भी अच्छा खासा है, right? जहाँ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोहेसिव डिवाइसेस का भी एक रीजनेबल यूज़ है। पैराग्राफिंग इज़ यूज सफिशेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, इस बात से ये भी अचीव किया गया है। द रेंज ऑफ वोकैबुलरी इंक्लूड सम लेस कॉमन आइटम्स एंड कोलोकेशंस। सपोर्ट यू, टेक योर साइड इन, बी देयर फॉर यू, रीच अ कॉम्प्रोमाइज, कम अप विद, ये सब वोकैबुलरी है जिसे एग्जामिनर ने नोट किया है। एंड देयर आर ओनली रेयर एरर्स, यू, योर फ्रेंड। आप ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रॉन्ग यूज़ है वोकैबुलरी का, ये फॉल्टी है राइटिंग थोड़ा सा पोर्शन। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विद वेरी फ्यू एरर्स। देयर आर 2 केसेज ऑफ मिसिंग आर्टिकल्स, 2 जगह पे आर्टिकल्स मिसिंग है, आप ढूंढ सकते हैं। But both vocabulary and grammatical range lack the sophistication expected from a band 9 answer. उन्होंने ये भी बताया है कि 8 क्यों दिया गया है और ये भी बताया है कि 9 क्यों नहीं दिया गया, राइट। सोफिस्टिकेशन की कमी है, थोड़े बहुत से एरर्स हैं, राइट। सो इस सैम्पल से हमें ये पता लगता है कि किस तरह का राइटिंग आइल्स एक्सपेक्ट करता है। हमें उन पैरामीटर्स को पूरा करना है और अच्छा सा बैंड लेना है, दैट्स इट। सो आई थिंक आपको बहुत कुछ पता लग गया होगा आइल्स राइटिंग के बारे में, और बहुत कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस, पॉडकास्ट, ट्यूटोरियल्स हमसे चाहते हैं कि हम आगे शेयर करें आपके साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।